नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 1922 के पहले इस सभ्यता के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। 1922 में स्वर्गीय राखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करते समय उसके नीचे किसी प्राचीन नगर के अवशेष के बारे में ज्ञान हुआ। लगभग 400 मील की दूरी पर से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले सिंधु घाटी से ज्ञात हुआ, इस कारण इस सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रारंभ में इस सभ्यता पर सुमेर तथा ईरान की संस्कृतियों का प्रभाव माना जाता था, किंतु बाद में भारतीय प्रदेश में ही कई ग्रामीण संस्कृतियों का पता चला जो इस सभ्यता से पहले की है और जिन्हें सामान्य रूप से सिंधु सभ्यता का स्रोत माना जाता है। इस सभ्यता के तो भारतीय सभ्यता के ही समान थी। इस प्रकार इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम चरण कहा जाने लगा। यह सभ्यता मिस्र सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई पर आधारित है। इन स्थानों से इस सभ्यता की जानकारी मिलने के बाद कई स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष ढूंढे गए, जिनसे इसके व्यापक विस्तार का पता चलता है। और भारत देश के बंटवारे के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान चले जाने के बाद भारतीय पुरातत्व ने कई स्थानों पर उत्खनन कार्य किए। उत्तर पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। उत्तर पूर्व में पंजाब प्रदेश में स्थित रूपड़ स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलिमगीरपुर तक मालूम पड़ता है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर तक इस सभ्यता का केंद्र था। दक्षिण में से इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक और गुजरात में लोथल तक इस सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती और नामक नदियां बहती थी। यहाँ सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। पुरातत्व का विभाग 1950 से 51 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री घोष ने यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित 25 स्थान खोजे हैं। राजस्थान में प्रागैतिहासिक तथा पूर्व ऐतिहासिक काल के अनेक अवशेष मिलते हैं। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, इससे संबंधित सरस्वती घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ स्थानों के बीच में और घाटी के बीकानेर तथा पूर्व पंजाब की सीमा के नज़दीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इन स्थानों के अतिरिक्त से भी प्राप्त होते, जिसकी खोज डेल्स ने 1962 ईस्वी में की थी। एन.जी. मुजुमदार द्वारा की गई खोज 1931 ईसाई पूर्व में की गई, जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 28 किमी पर है, जहाँ से सिंधु सभ्यता संबंधित बर्तन, मनके, ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए और यहाँ एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी पाया गया है। इस स्थान में सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा है, जहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस सभ्यता के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार विश्व की प्राचीन संस्कृति में जितने बड़े भूभाग पर सिंधु सभ्यता का विस्तार दिखाई पड़ता है, उतने बड़े भूभाग पर किसी भी अन्य प्राचीन विश्व संस्कृति का विस्तार नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण स्थानों से सिंधु सभ्यता के बारे में प्राप्त अवशेष सिंध मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिंध में कोटदीजी
अलीमुर्द से सिंधु सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते। बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष 1662 ईस्वी पूर्व डेल्स ने यहाँ पर बंदरगाह दुर्ग की खोज की थी। यह डाबरकोट से प्राप्त हुए। राजस्थान में कालीबंगा स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष हुए हैं। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पत्थर के मोती, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, स्नानाकार कुआं, अग्निकुंड प्राप्त हुए। पंजाब के रोपड़ सिंधोल स्थानों पर उत्खनन के दौरान सिंधु सभ्यता के मन के चूड़ियाँ, बाली मुद्रा अवशेष प्राप्त हुए। हरियाणा के बनवली एवं मितालथल, उत्तर प्रदेश के अलीमिगरपुर और कौशंबी के निकट प्राप्त हुए। गुजरात में रंगपुर, लोथल, सूरतकोटा एवं मालवन से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल में ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पैदल और समुद्री मार्ग से आए थे। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ पहले एक प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा जहाजों के रुकने के लिए एक विशाल डाकयार्ड बना हुआ था। लोथल में नालियों की बहुत अच्छी अवस्था थी। लोथल में बांड, चूड़ियाँ व पत्थर के आभूषण, लाल एवं काले रंग के बर्तन यहाँ प्राप्त हुए। इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता तिथि। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के लिए साहित्यिक एवं लिखित साक्ष्य न होने के कारण पूर्ण रूप उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होना पड़ता है और इनका अन्य देशों, प्रमुखतः ईरान से संपर्क था। सिंधु सभ्यता में निर्मित वस्तुएं भी इन स्थानों से प्राप्त हुए। एन शास्त्री तथा डॉक्टर राजबल्ली पांडे ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानते हैं। पांडेने का मत है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडहरों में एक के ऊपर दूसरे 7 स्तर मिले हैं। यदि एक नगर के बसने, पनपने और उजड़ने के लिए 500 वर्ष का समय दिया जाता है तो 7 नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगेंगे। सबसे नीचे का स्तर सभ्य नगर का अवशेष है। यदि भूगर्भ का पानी नीचे में बाधा न डालता तो 7वें स्तर के नीचे भी खंडहरों के स्तर मिल सकते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष माना जाता है। बलूचिस्तान एवं मकरान में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर भी यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व का है। धर्मपाल ने कार्बन 14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का समय 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना है तथा व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व का है। तिथि मतभेद होने के बावजूद विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य जातीय के थे, किंतु मार्शल ने इस मत का सबल खंडन किया है और सिंधु सभ्यता तथा वैदिक युगीन आर्य सभ्यता के बीच असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया है। कुछ अन्य विद्वान इस सभ्यता की द्रविड़ जातीय सभ्यता मानते हैं। इनका कहना है कि द्रविड़ पाषाण पात्र, आभूषण इत्यादि की सिंधु प्रदेश से प्राप्त अवशेषों के साथ बहुत समानता दिखाई पड़ती है तथा इन प्राप्त कुछ चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की लिपि के समान है, पर सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता से भारी संख्या में मोहरों की प्राप्ति हुई। ये मोहरें सेलखरी पत्थर की बनी हुई है और कई आकारों की मिलती है। इन मोहरों पर कई प्रकार के चित्रों का अंकन मिलता है जिनका सामान्य स्वरूप धार्मिक जान पड़ता है। इन पर चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलता है। समय समय पर कई विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है, किंतु अभी तक इस विषय पर कोई मत नहीं हो पाया है। इस प्रदेश की जलवायु भिन्न प्रकार की थी। कृषि के लिए भूमि बड़ी उर्वर थी और कृषि कार्य के लिए जल का अभाव नहीं था। भवनों के निर्माण व्यापक मात्रा में पकी ईंटों का प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि उस समय जल जलाने की लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी।
नगर योजना के अंतर्गत बांधों और नालियों की व्यवस्था भी थी। मोहरों पर चीता और घड़ियाल आदि पशुओं का अंकन भी मिलता है। विदेशी सभ्यता के साथ संबंध। सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य में डिलमन, मागन तथा मेहुला 3 स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है जिनके साथ वहाँ के लोगों की व्यापारिक संबंध थे। अधिकांश विद्वान मेलुहा को भारत मानते हैं। व्यापारिक संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तात्कालिक अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। सुमेर और ऊर से मिली मोहरों एवं सिंधु सभ्यता की मोहरों से प्राप्त समानता मिलती है। इन मोहरों पर सिंधु सभ्यता की मोहरों पर झुकी सींगों वाला बैल तथा एक सींग वाला पशु अंकित मिलता है। मोहनजोदड़ो से अलम तथा सुमेर की बनी मुद्राएं प्राप्त हुई तथा एक मोहर पर मनुष्य को एक बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। मिस्र और सिंध की कुछ सामग्रियों में भी अनुरूपता मिलती है। हाइज मोड नामक विद्वान ने मेसोपोटामिया के वर्तुलकार मोहर की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिस पर हाथी की सूंड वाले एक वृषभ का अंकन मिलता है। उनका मानना है कि यह अंकन किसी मेसोपोटामिया से मोहर पर नहीं मिलता किंतु मोहनजोदड़ो की कई मोहरों पर इसे पाया गया है। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का इन सभ्यता के साथ व्यवहारिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता के लोग प्रचुर मात्रा में तांबे और कांस्य के बनी वस्तु का उपयोग करते थे। इस प्रकार इस सभ्यता को प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व मिलता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के युग को भारतीय सभ्यता के प्रथम नगरीय क्रांति का युग कहा है। प्राप्त अवशेष से यह स्पष्ट है कि इस सभ्यता के लोग समृद्ध और अपेक्षाकृत विलासित पूर्ण जीवन बिताते थे। कई बड़ी स्मारक भवन से उनकी विकसित सार्वजनिक जीवन का संकेत मिलता है। प्राप्त अवशेषों में अस्त्र शस्त्रों की संख्या काफी कम है जो संभवतः उनकी शांतिप्रियता की ओर संकेत करती है। इस सभ्यता में नगर योजना के अंतर्गत प्रत्येक नगर की पश्चिम में गढ़ी का भाग बना हुआ मिलता है। यह भाग मानव निर्मित ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में गढ़ी का भाग 230 फीट लंबा और 78 फीट चौड़ा था। हड़प्पा में 200 फीट लंबा तथा 150 फुट चौड़ा है। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था। इसके पूर्व में सामान्य भवन बने होते थे जिनका धरातल अपेक्षाकृत नीचे होता था। सिंधु सभ्यता का नगर योजना। नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। नगरों की सड़कें सीधे हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं जिसमें संपूर्ण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये आधे मील की लंबाई तक मिली है। इन सड़कों को दोनों ओर लोगों के रहने के मकान बनाए जाते थे। सड़कों के नीचे नालियां बनी होती थी जिनका संबंध मकानों से निकलने वाला छोटी नालियों के साथ था। सड़कों की नालियां 1 से 2 फीट तक गहरी मिलती है जो ईंट अथवा पत्थर से ढंका होता था। यह मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ऐसा या तो सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था अथवा इस कारण के दरवाजे के खुलने पर सड़क से मकान का अरुंधी भाग न दिखाई पड़े। प्राप्त अवशेषों में से यह भी प्रमाणित होता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था थी। भवन का निर्माण। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट प्रकार की ईंटों का भी निर्माण किया जाता था। कमरों के कोने में अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की ईंट लिखाई जाती थी। गारे के लिए मिट्टी और चूने का प्रयोग होता था। मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था जिससे वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके। मकानियों और 2 मंजिलें होती थी। नीचे के भाग में कुआं और रसोई घर बना मिलता था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। इनकी चौड़ाई कम मिलती है। मकानों की योजना आंगन पर आधारित होती थी
जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। छत फाड़ने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मकान में स्नान घर भी होता था। स्नान घरों को मकान के आगे बनाया जाता था ताकि इनमें गिरने वाला पानी सड़क पर बनी नालियों में पहुंच सके। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु नगर को देखने पर यह पता चलता है कि समाज में कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग का अस्तित्व तो रहा होगा। ईंट बनाने वाले, मकान बनाने वाले, राजगीर, बढ़ई, अनाज उत्पादन करने वाले किसान। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु समाज कई वर्गों में बटा हुआ था और वर्ग विभाजन का आधार आर्थिक था। समाज में पुजारियों का एक वर्ग था जो जिनके हाथों में संभवतः शासन की बागडोर हुआ करता था। इस प्रकार के समाज में दासों का वर्ग भी दिखाई पड़ता है। खुदाई के प्राप्त कुछ बहुत छोटे मकानों में श्रमिक या दास वर्ग के लिए रहने की व्यवस्था थी। मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता से भारी संख्या में नारी मूर्तियाँ मिली है और क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यता के अंतर्गत मात्र सतात्मक समाज पाया जाता है। इसी आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को मात्र सतात्मक परिवार का प्रचलन था। कुछ विद्वान इस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता मानते हैं। द्रविड़ सभ्यता के कुछ जन समूह में मात्र सतात्मक परिवार का प्रचलन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्ति और मोहर के अंकन से लोगों के रहने सहन का पता लगता है। वे वस्त्र से परिचित थे, वो कपास और ऊन से बनाए जाते थे। कुछ मूर्तियों में पुरुषों के ऊपर शाल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है। स्त्रियों के परिधान के विषय में स्त्री मूर्तियों से पता चलता है कि मात्र देवी की मूर्तियां ऊपर अनावृत है तथा नीचे घाघरा की तरह एक घेरेदार वस्त्र बने हुए दिखाए गया है। पुरुष में कुछ लोग दाढ़ी मूंछ रखते थे और कुछ लोग दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे। उनमें केस सजा के कई प्रकार प्रचलित थे। सामान्य रूप से सिर के बीचों में बीच मांग निकाली जाती थी। स्त्रियों की मूर्तियों से भी उनमें प्रचलित के सजा के कई प्रकार मिलते हैं। कांसे की बनी नर्तिका प्रतिमा में कुंडलीकृत केश राशि को बाएं कान तथा गर्दन के पिछले भाग के ऊपर से होते हुए दाहिनी ओर लटके हुए दिखाया गया है। प्राप्त आभूषण। खुदा में कई आभूषणों की निशानी मिली है। स्त्री और पुरुष दोनों के आभूषण धारण करते थे। आभूषणों को बनाने से सोना, चांदी, तांबा, कांस तथा हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता है। खुदा में आधे इंच चौड़े और 16 इंच लंबे सोने की पीते मिले जिनके दोनों सिर पर छेद मिलता है। यह संभवतः पात के समान आभूषण था जिसे हरियाणा प्रदेश की स्त्रियां आज भी पहनती है। कान में कर्णफूल और कमर में मेखाला या करधनी पहनी जाती थी। इस सभ्यता के लोग शिल्प काल में भी निपुण थे। खुदाई के सुरमदनी और सलाई भी मिली है। गुगे में लाल चूर्ण मिला है जिसका प्रयोग सभ्यता गालों पर मिलने के लिए किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन व्यवस्था। सिंधु लिपि के न पढ़ने जानने ने उनके राजनीतिक संगठन के बारे में कुछ भी कह सकना कठिन है। फिर भी प्राप्त अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थान पर दुर्ग का भाग मिलता है जो संभवतः प्रमुख राज्याधिकार का निवास स्थान होता है। कुछ विद्वान की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता एक विशाल साम्राज्य था जिसमें विभिन्न प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकार शासन करते थे। सिंधु जन एक कुशल प्रशासन तंत्र के अंतर्गत संगठित थे। बहुत कम संख्या में प्राप्त अस्त्र शस्त्र से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, अतः उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था जिसके कारण तत्कालीन निवासों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य में पर्याप्त विकास कर चुके थे। बड़े बड़े अन्न भंडार तथा इस सभ्यता में विकसित नगरीय जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिंधु जन अधिक अन्न का उत्पादन करते। नगरों में विविध उद्योगों और शिल्पों में लगे हुए लोग दूसरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त अन्न पर निर्भरशील थे। लोथल तथा रंगपुर में मिट्टी के साथ धान की भूसी मिली है जिससे पता चलता है कि इन स्थानों पर लोगों का चावल का भी ज्ञान था। इन्हें कपास तथा इससे बनने वाले वस्त्र का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक रजत पात्र से भी लिपटा हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला है जिसके देखने से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु जनों को ज्ञात कपास जंगली कपास न होकर कृषि से उत्पादित कपास था। पशुपालन। यह एक लोग पशुपालन भी करते थे।
प्राप्त हड्डियां तथा मोहरों पर अंकित अंकों से उन पशुओं का ज्ञान होता है जिनसे सभ्यता के लोग परिचित थे। गाय, बैल, भैंस तथा भेड़ भाले जाने वाले पशु थे। इस समय तक उद्योगों और शिल्पों का विकास हो चुका था। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, गृह निर्माण कला तथा तांबे और कांसे से कई वस्तु को बनाने के लिए कला में निपुण थे। व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी और वे अपने क्षेत्र से बाहर के स्थानों के साथ व्यापार करते थे। जो वस्तु उन्हें मूलतः अपने प्रदेश के में उपलब्ध नहीं होती थी, उन्हें वो बाहर से मांगते थे। खुदाई में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी की वस्तुएं मिली। व्यापार में नावों और जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। मोहरों पर जहाज का अंकन मिलता है तथा लोथल में मिट्टी से बनी जहाज का एक नमूना भी मिलता है। धर्म। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे। विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पारस्परिक संबंध था, जो आगे मिलकर भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ है। उसमें वैदिक रुद्र और सिंधु घाटी सभ्यता में पूजे जाने वाले देवता मिलकर एक हो गए। बाद के हिंदू धर्म से रुद्र और शिव को एक माने जाने लगे। शिव की लिंग रूप में भी पूजा करते थे। खुदाई में लिंग के स्वरूप में पत्थरों का प्राप्ति हुई है। बाद के भारतीय धर्म के विविध प्रकार के पशु, पक्षियों, वृक्षों पूजा का विधान दिखाई पड़ता है। नाग पूजा, पीपल अथवा तुलसी के पेड़ की पूजा करते थे और आज भी प्रचलित है और विभिन्न पशु वस्तुओं के वाहन के रूप में मिलते हैं। यहाँ के लोग पशुओं और वृक्षों को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते थे। कई मोहरों पर एक सिंग वाला वृषभ बना मिलता है। अनेक मोहरों पर पीपल के पेड़ और पत्तियां बनी मिलती है और कुछ पर वृक्ष देवता तथा वृक्ष देवी को प्रसन्न करने के लिए बलिहेतु पशु को ले जाते हुए दिखाई गया है। उनमें संभवतः जल पूजा तथा नाग पूजा भी प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश। इतनी समृद्ध सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस विषय पर कई अनुमान व्यक्त किए गए। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण समाप्त हुई, जबकि कुछ अन्य विद्वान इस सभ्यता का पतन आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में गिरावट आ जाने के कारण मानते हैं। कुछ का मत है कि इनका पतन आर्य के आक्रमण के कारण हुआ है तथा खुदाई में मिलने वाले कुछ नर कंकालों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे आक्रमणकारी से डरकर भागते हुए मारे गए हो, और कुछ का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुआ होगा। यही आज के वीडियो में था। ऐसे नॉलेज वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।